नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 सीरीज, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। साथ में हम इकोनॉमिक्स के पोर्शन को भी देखते चलेंगे। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे इन टॉपिक्स को, जिसमें है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल पॉलिसी, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, पेमेंट सिस्टम्स, एक्सटर्नल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर एंड सर्विसेज। इन सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है। ये समृद्धि और विकास अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये टॉपिक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आप जानते होंगे कि ग्रोथ जो होता है ये क्वांटिटेटिव होता है, अर्थात यह संख्यात्मक होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो गुणात्मक होता है। ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब हम देखेंगे कि उस कंट्री का जो HDI इंडेक्स है वो क्या है, और जीवन प्रत्यास्था, शिक्षा, ये सब सारी चीज़ इसमें शामिल होती है। पर कैपिटा इनकम, ये सब वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ आदि की स्थिति क्या है, तो हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है या अथवा नहीं हुआ है। और जो ग्रोथ होता है ये उस देश का GDP, NDP वगैरह जो है, कितना ग्रोथ रेट हुआ है, ये सब जो संख्यात्मक आंकड़े हैं वो ग्रोथ में शामिल होते हैं। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस है। तो देखते हैं इसमें क्या है। भारत में सकल GDP का अनुमान जो है 2023-24 की अप्रैल जून की अवधि के दौरान भारत का रियल GDP वृद्धि दर 7.8% रहा था। RBI का जो अभी डाटा आया उसमें ये बताया गया है कि 7.2% हमारा ग्रोथ रेट रहेगा 2024-25 में। ठीक है, भारत में GDP गणना की मौजूदा विधियां क्या है। तो भारत में GDP की जो गणना करते हैं उसकी मौजूदा विधियां क्या है उसको हम देखेंगे। तो यह है रियल और नॉमिनल, दो तरह का होता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह में सकल मूल्यवर्धन GVA की गणना करता है। ये GVA की गणना कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। और किस पे गणना करता है? स्थिर कीमत पर और चालू कीमत पर। 3 माह में GVA की गणना करता है। रियल GDP की गणना के लिए स्थिर कीमतों, जिसका आधार वर्ष क्या है 2011-12, और नॉमिनल GDP की गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है। ये बेसिक चीज़ है, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। GVA की जो गणना करता है वो कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। दो आधार पर करता है, स्थिर कीमत पर और चालू कीमत पर। स्थिर कीमत पर जो होता है उसको हम बोलेंगे रियल GDP, और चालू कीमत पर जो होगा उसे हम बोलेंगे नॉमिनल GDP। ठीक है, तो स्थिर वर्ष, जिसका आधार स्थिर जो कीमत है उसका आधार वर्ष क्या है 2011-12। 2011-12। तो GDP अपस्फीतीकरण अर्थात डिफ्लेटर क्या होता है? तो यह रियल GDP और नॉमिनल GDP का अनुपात होता है। रियल GDP बटा नॉमिनल GDP करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? GDP डिफ्लेटर। यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते GDP में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। अब देखिए, ये बता रहा है कि जो उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमत के चलते GDP में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। नॉमिनल GDP जो होता है ये चालू वित्त वर्ष पे ये जो चालू कीमत होता है उस पर ये निकाला जाता है, और ये रियल GDP है। तो नॉमिनल GDP को हम देखते हैं कि रियल GDP के सापेक्ष ये कितना बढ़ा है, तो इसी हिसाब से ये GDP डिफ्लेटर निकाला जाता है। तो GDP की गणना के लिए जो दृष्टिकोण है तो यह है उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि, जिसको हम कहते हैं GVA। ठीक है, उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि, इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। मूल्यवर्धन, ये GDP की जो गणना होती है उसको हम किस तरह से करते हैं, तो पहला जो है मूल्यवर्धित विधि है। तो इस विधि में उत्पादन
के प्रत्येक चरण में हुए मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल्यवर्धन होता है उसको जो मूल्यवर्धन विधि में इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। ठीक है। आय विधि में क्या होता है, ये इनकम अप्रोच है। इसके विधि के अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है। ये आय विधि हो गया। और व्यय विधि हो गया, इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन किया जाता है। तो देखिए, जीडीपी की गणना करने के लिए 3 दृष्टिकोण है। एक है मूल्यवर्धित दृष्टिकोण। मूल्यवर्धित दृष्टिकोण, इसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। जैसे मान लो कोई कच्चा माल है, उसको फिर फैक्ट्री में लाया गया, तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा, फिर यहाँ पर उसका शोधन किया गया, शोधन में जो खर्च आया, फिर एक शीट तैयार किया गया, फिर इससे जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए गए। तो हर एक स्तर पर जो खर्च हो रहा है, ये सभी स्तर पर इसके खर्च को जोड़े जाएंगे। तो ये हो गया मूल्यवर्धित विधि। दूसरा हो गया आय विधि। आय विधि में क्या होगा कि उत्पादन के सभी कारकों पर अर्जित कुल आय। अब मान लिया आय विधि में क्या होगा कि मान लिया कोई वस्तु जिसका उत्पादन करने में हमें 10 रुपये लगा था, अब ये जो है इसे हम 15 रुपये में बेचे हैं, तो उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का इसमें मापन किया जाता है। अब व्यय विधि में जो भी एक कंट्री घरेलू सीमा के अंदर वस्तु और सेवा की सभी इकाइयों द्वारा कुल व्यय का मापन किया जाता है कि कितना व्यय किया गया, तो ये व्यय विधि होता है। तो इस तरह से जीडीपी के आकलन करने के लिए 3 विधि है, मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि। आदर्श रूप में उपयुक्त तीनों विधियों में समृद्धि दर समान होनी चाहिए। हालांकि डेटा संग्रह और उसके प्रसंस्करण में भिन्नता के कारण इन तीनों विधियों में अक्सर अंतर आ जाता है। तो 2014-15 में जीडीपी की गणना के तरीके में बदलाव किए गए थे। 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला की शुरुआत की थी। 2014-15 में जीडीपी की गणना के लिए तरीके बदले गए थे। तो 2015 में जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला की शुरुआत की। जीडीपी की गणना का आधार वर्ष पहले 2004-5 होता था, जिसको संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखने और अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने के लिए आधार वर्ष को समय समय पर संशोधित किया जाता है। नई श्रृंखला में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की नवीनतम सिफारिशों तथा राष्ट्रीय खाता के संकलन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें क्या था कि नई श्रृंखला में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की नवीनतम सिफारिशों 2008 की जो सिफारिशें रही होगी और राष्ट्रीय खाता के संकलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हमने ऊपर चर्चा कर लिया है। जीडीपी के 3 विधि और किस तरह से ये आकलन किया जाता है और कौन करता है, मिनिस्ट्री का नाम हमने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है? तो इसकी गणना में आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानता, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे बाह्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब देखिए, हम सीधे जीडीपी हम देख लेते हैं कि इतना ग्रोथ रेट है, इतना हमारा जीडीपी है। ठीक है, हमारा इतना जीडीपी है, इतना ग्रोथ रेट है और इस हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन हम उसमें जो अन्य कारक है, जो आर्थिक अपराध हो रहे हैं या जो पर्यावरणीय प्रदूषण हुआ उन उत्पादों के कारण, या असमानता जो बढ़ रही है सोसाइटी में, या प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से दोहन हुआ है और उसमें जो कमी आई है, इस तरह के जो एक्सटर्नल कारक है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। शांति, पर्यावरण संरक्षण या पारिवारिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारकों की गणना जीडीपी के जरिए नहीं की जा सकती है। सामाजिक नुकसान से होने वाली आय की भी गणना, उदाहरण के लिए किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत जैसी आर्थिक गतिविधियां भी जीडीपी में शामिल की जाती है। इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं या प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता। ये हमने ऊपर भी चर्चा किया था। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में शामिल होती है लेकिन ग्रोथ में शामिल नहीं होती है, और जो जीडीपी है वो ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है, तो ये जीडीपी से जो है एक विकास को मापने का एक अच्छा संकेतक नहीं है, ये समृद्धि को मापने का एक संकेतक हो सकता है, ना कि विकास को। ठीक है, तो जीडीपी की गणना वर्तमान पद्धतियों में चुनौतियां, जीडीपी की गणना में जो होती है उसमें वर्तमान पद्धति में क्या चुनौती है? तो अलग अलग क्षेत्रकों से संबंधित पुराने डाटा की मौजूदगी है, असंगठित क्षेत्र का लेखांकन एक समस्या है, और कुछ उत्पाद गतिविधियों को बाहर रखना, जैसे घरेलू कार्य। अब जैसे महिलाएं जो घर में कार्य करती है, उनका जीडीपी में जो योगदान हो उसका कोई आकलन नहीं होता।
उनके योगदान को कोई भी आकलन नहीं किया जाता है। तो घरेलू कार्य की जो गतिविधियाँ होती हैं वो इसमें आकलित नहीं की जाती है। अगला देखते हैं। तो ये हमने पूरा जीडीपी के बारे में देख लिया और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो भी एक पक्ष हो सकता है उसे हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो नीति आयोग ने 2005-6 में नीति आयोग ने 2005-6 से, हालांकि उसमें तो नीति आयोग नहीं था, से भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय एमपीआई का उपयोग किया गया है। इस डिस्कशन पेपर यानी चर्चा पत्र के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। ये मुझे लगता है ये 2015-16 होना चाहिए। ठीक है, ये 2015-16 होना चाहिए। यहाँ पर एमपीआई का एक पेपर जारी किया गया। तो इस डिस्कशन पेपर यानी चर्चा पत्र के मुख्य बिंदु पर नज़र डालते हैं। तो इसमें क्या है, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एससीआर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह 2013-14 के 29.17 से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया। तो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एससीआर बोलते हैं। तो एससीआर में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2013-14 में 29.17% था गरीबी पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, जो 2022-23 में कितना हो गया, 11.28%। पिछले 9 वर्षों में 24 से 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। लगभग 9 वर्ष में जो है 25 करोड़ भारतीय एमपीआई से बाहर आए हैं। गरीबी की गहनता में भी कमी आ रही है, जिससे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। गरीबी की जो पॉवर्टी इंटेंसिटी है इसमें भी कमी आया है और इससे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट स्तर 2005-6 से 2015-16 की तुलना में 2015-16 से 2019-21 के बीच में अधिक। अब देखिए, जो गरीबी के सकल अनुपात में जो गिरावट रहा, तो 2015-16 से 2019-21 के बीच में अत्यधिक तीव्र था। 2005-6 से 2015-16 का जो समय है उसके रिस्पेक्ट में यदि देखें तो 15-16 से 19-21 के बीच में जो गरीबी है वो बहुत तेजी से गिरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में बहुआयामी गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। सभी 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक संकेतक सुधार के महत्वपूर्ण संकेत दर्शा रहे हैं। एमपीआई में जो टोटल है 12 संकेतक हैं। ठीक है, तो ये सारे जो संकेतक हैं वो महत्वपूर्ण सुधार की ओर दर्शा रहे हैं। अभाव का सबसे अधिक स्तर जैसे खाना पकाने के ईंधन और आवास संबंधी संकेतकों से है। अब देखिए, जो गरीब हैं तो उनमें जो अभाव का जो सबसे अधिक स्तर देखने को मिलता है वो है खाना पकाने का ईंधन और आवास। तो देखिए, ये दोनों चीज़ का सोल्यूशन कर दिया गया। जैसे आवास, लगभग सबको आवास मिल चुका है। 2 योजना चला, सबको आवास, ग्रामीण और शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना। तो आवास की प्रतिपूर्ति कर दी गई। ईंधन की भी प्रतिपूर्ति होगी। एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला योजना जो आया, तो यहाँ पर एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और इसका जो, हालांकि शुरुआत में तो है जो गैस का रेट थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन अभी तो कम हो गया और ये 300 रुपया सब्सिडी लगभग मिल रहा है इस पर। ठीक है, तो ये लगभग 800 साढ़े 800 रुपया के आसपास पड़ रहा है। तो ईंधन और आवास दोनों का जो संकेतक हैं, जो अभाव का सबसे अधिक स्तर दिखा रहा था उसमें सुधार हुआ है। अभाव का जो सबसे कम स्तर है, जैसे बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बिजली और बैंक खाते के संकेतक। अब देखिए, अभाव का जो सबसे कम स्तर है वो बाल और किशोर मृत्यु दर है, बिजली और बैंक खाते। तो बैंक खाते भी सभी के खुले हैं। उसके बाद बिजली, हर घर बिजली पहुंचाने का प्रयास किया गया और बाल एवं किशोर मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। तो ये दोनों ही स्तर पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सुधार हुआ है। यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत सतत विकास लक्ष्य SDG 1.2 को विश्व 30 से काफ़ी पहले हासिल कर सकता है। SDG 1.2 में बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक करने का उल्लेख है। SDG में गरीबी, भुखमरी, ये सारी चीज़ें शामिल है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो गरीबी को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि विश्व 30 से काफ़ी पहले SDG लक्ष्य जो है गरीबी को मिटाने वाला, वो भारत प्राप्त कर लेगा। हालांकि उसमें जो है 1.2 में बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा
करने का उल्लेख किया गया है, जो SDG 1.2 है, गरीबी का सेक्शन 2। तो इसमें क्या है कि कम से कम आधा करने का उल्लेख किया गया है। तो हम जो है इसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं और पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को मल्टीपल जो डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें हम कमी लाने में सफल हुए हैं। तो MPI के बारे में देखते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के लिए किए गए आंकड़ों के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय MPI 2021 में जारी किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से लिए गए आंकड़ों के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय MPI 2021 में जारी किया गया। सरकार की GIRG पहल के तहत नीति आयोग MPI हेतु नोडल एजेंसी है। नीति आयोग MPI का नोडल एजेंसी है। GIRG पहल कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करता है। भारत के राष्ट्रीय MPI की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि अल्कर फोस्टर पद्धति। अब देखिए अल्कर फोस्टर पद्धति क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए अल्करेफ फोस्टर AF, अल्करेफ फोस्टर विधि से गरीबी का प्रसार, संख्या और गहनता, तीव्रता दोनों को दिखाई जाती है। अल्करेफ फोस्टर विधि से जो है गरीबी का प्रसार जो संख्या में है और उसकी गहनता जो तीव्रता में है दोनों दिखाई जाती है। एल्कले फोस्टर विधि गरीबी के विभिन्न संकेतकों में एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उस समय अनुभव की जाने वाली अभावों या ओवरलैपिंग वाले अभावों की संख्या की गणना करती है। यह विधि गरीबी या खुशहाली को मापने के लिए एक लचीली तकनीक है। तो एल्करे फोस्टर विधि यदि पूछा जाए क्या है, तो गरीबी को मापने का एक तकनीक है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो ओवरलैपिंग वाले अभाव की संख्या होती है, जो मल्टीपल काउंटिंग हो जाती है, तो इस मल्टीपल काउंटिंग को चिन्हित करता है। तो यह दोहरी कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन या गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। AF पद्धति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अभाव या वंचन स्कोर, डिप्रेविएशन स्कोर, भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कटअप 33.33 रखा गया है, निर्धनता कटअप के बराबर या उससे अधिक है तो उसे MPI निर्धन माना जाएगा। कहा जा रहा है कि AF पद्धति के अनुसार यदि डिप्रीविएशन स्कोर जो है, यदि भारत के जो निर्धनता कटअप है 33.33%, इससे प्लस या माइनस होगा तो उस आधार पे हम उसे MPI निर्धन अथवा उससे हम बाहर मान सकते हैं। तो ये कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय MPI निर्धनता कटअप है वो 33.33% है के बराबर है या उससे अधिक है तो उसे, अब यदि 33.33% के बराबर रहेगा या उससे अधिक रहेगा, 33.33% के बराबर या उससे अधिक रहेगा तो हम मानेंगे कि MPI निर्धन है। ठीक है। तो राष्ट्रीय MPI के उप सूचकांक देखते हैं। तो हेड काउंट रेशियो के बारे में हमने ऊपर देखा था और दूसरा हमने AF के बारे में देखा। तो हेड काउंट रेशियो कितने व्यक्ति निर्धन हैं, जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात। फिर से पढ़ते हैं इसको। जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को कुल संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। फिर से इसको देखते हैं। जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात, जो MPI का व्यक्तियों का जो अनुपात है, निर्धन व्यक्तियों का अनुपात है, वस्तुतः बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को कुल संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। ठीक है। तो MPI हम कैसे निकालेंगे, तो हम देख लेंगे कि जो MPI जो निर्धन व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है बटे टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, और ये जो रेशियो होगा वो होगा MPI। समझ में आ गया होगा ये। तो बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या कितनी है टोटल पॉपुलेशन में, तो इस हिसाब से हम कितने व्यक्ति निर्धन है, हेड काउंट रेशियो हम इसका MPI हम निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं। निर्धनता की व्यापकता तीव्रता, अर्थात व्यापकता या तीव्रता जो है निर्धनता का स्तर क्या है, इसको आकलन हम कैसे कर रहे हैं। तो इसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है। हमने ऊपर ही चर्चा किया था जो एल्फ्रेड फोस्टर विधि है, AF विधि। तो एल्फ्रेड फोस्टर विधि में हमने ये देखा था कि उसमें हम व्यापकता जो क्वांटिटिव रूप से है और तीव्रता जो इंटेंसिटी को दिखाता है, तो संख्यात्मक और तीव्रता इन दोनों स्तर
का जो है उसे हम किसमें हम देखेंगे, वो ए फोस्टर विधि में हम देखते हैं। तो इसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है। ठीक है, अभावों के औसत अनुपात से यहाँ पे हम ए विधि में हम आकलन करते हैं। व्यापकता या तीव्रता की गणना के लिए सभी निर्धन लोगों की अभावग्रस्तता के भारित स्कोर वेटेड डिप्रिसिएशन स्कोर को जोड़ा जाता है और फिर उसे निर्धन लोगों की संख्या से विभाजित किया जाता है। तो देखिए, जो भी वेटेड डिप्रिसिएशन स्कोर होगा वो स्कोर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। मान लिया टोटल ए आया, उसको हम जो भी निर्धन लोगों की कुल संख्या है पी, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो स्कोर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो व्यापकता और तीव्रता की गणना का जो आकलन होगा हम इस किस हिसाब से करेंगे, वेटेड डिप्रिसिएशन स्कोर बटे टोटल निर्धन लोगों की संख्या, और इस तरह से हमें व्यापकता या तीव्रता की गणना प्राप्त हो जाएगी और ये हमारा एल्फ्रेड फोस्टर में काम आता है। ठीक है, हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता। अब देखते हैं हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता या तीव्रता ए का गुना करके एमपीआई मान निकाला जाता है। अब देखिए, ऊपर में हमने हेड काउंट रेशियो निकाला था। हेड काउंट रेशियो कैसे निकाला था, एमपीआई जो हमने निकाला था वो टोटल निर्धन लोगों की संख्या बहुआयामी गरीबी लोग की संख्या बटे टोटल पॉपुलेशन था। तो यहाँ से हम हेड काउंट रेशियो निकाल लिए थे। तो हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता ए का जो व्यापकता हुआ हमने जो ऊपर निकाला था, और ये हम कैसे निकाल रहे हैं, वेटेड डिप्रिसिएशन स्कोर जो भी औसत स्कोर है बटे टोटल निर्धन लोगों की संख्या, यही था। तो यदि हेड काउंट रेशियो गुने ए कर देंगे तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, गुना करके भी हम एमपीआई का मान निकाल सकते हैं। यह निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों और उनके डिप्रिसिएशन के स्तर दोनों को दर्शाता है। तो ये हेड काउंट रेशियो हमने निकाला था, एमपीआई हेड काउंट रेशियो, और हेड काउंट रेशियो और ए इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा टोटल एमपीआई निकल जाएगा। और इस हिसाब से हम निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों और उनके अभाव वंचन दोनों के स्तर को हम यहाँ पे दर्शाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय एमपीआई संकेतक। राष्ट्रीय एमपीआई मॉडल में वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया गया है। अब देखिए, जो राष्ट्रीय एमपीआई मॉडल है उसमें वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया गया है। हालांकि इनके अलावा इसमें 2 अन्य संकेतक मातृ स्वास्थ्य एवं बैंक खाता को जोड़ा गया है। जो राष्ट्रीय एमपीआई है इसमें इंटरनेशनल जो मतलब जो वैश्विक जो मॉडल है एमपीआई का, उसके 10 संकेतक का उपयोग किया गया है। इसके अलावा मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता को भी इसमें जोड़ा गया है। तो आयाम कौन कौन से है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, मेन चीज़ है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यही एचडीआई में भी आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। एचडीआई निकालना है तो हम इसी चीज़ का आकलन करते हैं 1/3 1/3 1/3। अब देखिए, तो स्वास्थ्य में क्या है, पोषण। पोषण अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, है ना। तो पोषण का पोषण है 1/6। बाल एवं किशोर मृत्यु दर 1/12 और मातृ स्वास्थ्य 1/12। तो पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु और मातृ स्वास्थ्य, अब ये भी देख सकते हैं, इसको याद रखना है। तो यदि बाल और किशोर को पोषण अच्छा होगा, माता को अच्छा पोषण होगा, ठीक है, तो पोषण, माता और बच्चा, तो ओवरऑल स्वास्थ्य का जो इंडिकेटर है वो 1/3 ये हमें यहाँ पे प्रदर्शित होगा। ठीक है, इस हिसाब से इसको याद कर लीजिए। स्वास्थ्य में क्या क्या रहेगा, पोषण रहेगा, बाल एवं किशोर मृत्यु दर रहेगा और मातृ स्वास्थ्य रहेगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/12 करेंगे तो ये हमारा 1/3 निकल जाएगा। तो कोई भी परिवार वंचित माना जाएगा यदि घर का एक सदस्य भी कुपोषित हो। एक सदस्य भी कुपोषित हो तो ये पोषण से वंचित माना जाएगा। परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष के बीच की महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच के पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम हो। यदि किसी भी महिला या पुरुष का जो 15 से 54 वर्ष के बीच में है, यदि उनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो वो कुपोषित माने जाएंगे। 0 से 59 माह के बीच में कोई भी बच्चा कुपोषित हो, 0 से 59 माह अर्थात 5 वर्ष के बीच में, 0 से 5 वर्ष के बीच में यदि कोई भी बच्चा कुपोषित हो तो उसका जो पोषण है
वो उससे वंचित माना जाएगा। तो ये हो गया पोषण का जो है 1/6 ये हमने देख लिया। अगला बाल एवं किशोर मृत्यु दर। तो देखिए बाल एवं किशोर मृत्यु दर 1/12। तो सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम के किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई हो, 18 साल से कम के बच्चे की यदि मृत्यु हो गई हो पोषण के कारण, तो ये माना जाएगा बाल एवं किशोर मृत्यु दर, ये स्वास्थ्य जो संकेत है कि उसमें ये इफेक्ट करेगा। फिर मातृ स्वास्थ्य में भी वही हाल है कि सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है और कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त ना की हो, तो ये मातृ स्वास्थ्य का इंडिकेटर प्रभावित होगा। तो इस हिसाब से जो स्वास्थ्य का है पोषण 1/12, जो बाल एवं किशोर मृत्यु दर, सॉरी पोषण जो है 1/6, जो बाल एवं किशोर मृत्यु दर 1/12 और मातृ स्वास्थ्य 1/12। ठीक है, इस तरह से पोषण का संकेत हमारा निकल गया। अगला है शिक्षा। तो शिक्षा में स्कूली शिक्षा का वर्ष 1/6 और स्कूल अटेंडेंस 1/6। परिवार, अब देखिए इससे वंचित माना जाएगा कौन, यदि परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं करता है तो उससे वंचित माना जाएगा। स्कूल अटेंडेंस, स्कूल जाना जो योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया हो जब तक कि उसे कक्षा 8 में होना चाहिए। अब कोई जो कक्षा 8 में उसे होना चाहिए लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं गया है, तो ये माना जाएगा कि वो इससे वंचित है। तो इसके लिए शिक्षा में 1/6 स्कूली शिक्षा का वर्ष प्लस, इसमें क्या था स्कूली शिक्षा के वर्ष में कि परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, 6 वर्ष का भी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो तो उससे वंचित माना जाएगा। तो 1/6 और स्कूल अटेंडेंस 1/6। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/3। अगला है जीवन स्तर। तो जीवन स्तर में कुकिंग फ्यूल, तो परिवार गोबर, कृषिगत फसल, झाड़ी, लकड़ी, चारकोल आदि से कोयला भोजन पकाता हो तो इससे वंचित माना जाएगा। सैनिटेशन में परिवार के पास साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं है। पेयजल में पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं है। पेयजल की अच्छी व्यवस्था घर में कम से कम 30 मिनट की दूरी पर होना चाहिए। विद्युत बिजली की सुविधा नहीं है। आवास, परिवार के पास आवास नहीं हो और फर्श प्राकृतिक सामग्री से बनाई गई हो या छत या दीवारें मिट्टी या लकड़ी की हो। परिसंपत्ति में परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति नहीं है, जैसे रेडियो नहीं है, टेलीविजन नहीं है, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, कार, ये सब। बैंक खाता, यदि किसके पास बैंक खाता नहीं हो तो ये सब उससे वंचित माना जाएगा। तो जीवन स्तर का 1/3 हो गया। तो इसमें कुकिंग फ्यूल है, बैंक खाता है, आवास है। तो इस तीनों इंडिकेटर में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कुकिंग फ्यूल, आवास, बैंक खाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए विद्युत में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लगभग 96% के आसपास में विद्युतीकरण हो चुका है। वैसे तो 99% माना जाता है कि विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन फिर भी जो कहीं कहीं जो है रेशियो थोड़ा सा कम भी दिखाता है, 96 97 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ इतना तक विद्युतीकरण हो चुका है। पेयजल, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और सैनिटेशन, निश्चित रूप से स्वच्छ भारत अभियान ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो इन सारे इंडिकेटर में, जीवन स्तर के इन सारे इंडिकेटर में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो परिसंपत्ति, अब जैसे 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 गरीबी दूर होगी तो परिसंपत्तियों का भी निर्माण होता जाएगा। अब हमने 25 करोड़ लोगों को पिछले 9 साल में गरीबी से बाहर निकाला है, तो परिसंपत्तियों का निर्माण अपने आप होता जाएगा। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो जीवन स्तर के जो इंडिकेटर हैं, 3 3 6 1 7 इंडिकेटर, जीवन स्तर के 7 इंडिकेटर, शिक्षा के 2 इंडिकेटर, 7 2 9 और 3 इंडिकेटर स्वास्थ्य के, टोटल 12 इंडिकेटर। इन 12 इंडिकेटर में भारत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। स्कूल शिक्षा के वर्ष, अटेंडेंस, इसमें जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफ़ी कमी आई है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बाल जो किशोर मृत्यु दर इसमें भी कमी आई है, और पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो इन सारे इंडिकेटर के माध्यम से यदि हम देखें तो निश्चित रूप से इन इंडिकेटर का प्रभाव हमारे एमपीआई पर पड़ेगा और हमारी जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें हम कहीं ना कहीं सुधार करते हुए दिखेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल 12 इंडिकेटर। अगला देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल एमपीआई 2023। तो इसे 2010 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। एमपीआई वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर डिप्रेसिएशन को ट्रैक करता है।
ग्लोबल एमपीआई 2023 के मुख्य बिंदु, तो 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता की श्रेणी में हैं। कुल निर्धन लोगों में से लगभग 2/3 लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। कुल निर्धन लोगों में से लगभग 2/3 जो है मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, और कम आय वाले देशों में एमपीआई का केवल 10% हिस्सा रहता है। मध्यम आय वाले देशों में मैक्सिमम निर्धन लोग रह रहे हैं, और कम आय वाले देशों में 10%, एमपीआई का केवल 10% हिस्सा रहता है। तो ये हमारा पूरा एमपीआई का जो भी था फैक्चुअल डाटा और के साथ साथ जो कंसेप्ट था, इसे हमने यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इसमें हमने एएफ के बारे में जाना, अल्कर फोस्टर के बारे में, और एमपीआई जो है राष्ट्रीय नेशनल एमपीआई जो है वो, और 12 जो सूचकांक है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। ग्लोबल जो वैश्विक जो एमपीआई है उससे 10 इंडिकेटर लिए गए हैं, और 2 इंडिकेटर हमारे ऐड किए गए हैं। उसमें जो है मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता इसको जोड़ा गया है, और इन सारे इंडिकेटर में भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इस हिसाब से यदि हम देखें तो 9 वर्ष में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। तो सुर्खियों में क्यों है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को अपनाकर 2014 से 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। गौरतलब है कि डीबीटी के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे बैंक खाता में धन दिया जाता है। तो डीबीटी का उद्देश्य क्या है? तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो लाभार्थियों तक जो है आवंटित धन का लाभ पहुंचे, इसमें पारदर्शिता लाया जाए और हेर फेर की गुंजाइश को समाप्त किया जाए। शुरुआत 2013 में किया गया था चुनिंदा जिलों में, 2014 में से पूरा देश में लागू किया गया। नोडल एजेंसी कौन है? सचिव समन्वयक के अधीन रखा गया है। समन्वयक और लोक शिकायत, लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। पीएफएमएस के माध्यम से जो है लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से लोगों को भुगतान किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली। ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आधार की अनिवार्यता, डीबीटी की योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिए आधार को प्राथमिकता दी जाती है तथा लाभार्थी को आधार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि जो डीबीटी है, डीबीटी योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन चूंकि यह लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसी कारण इसको प्राथमिकता में रखा जाता है। डीबीटी को सक्षम बनाने वाले घटक कौन है? तो जैम है, जेएएम, जनधन, आधार और मोबाइल, जिसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी की सहायता से लाभ अंतरण में रिसाव की समस्या समाप्त हो गई है, लक्षित लोगों को योजना का लाभ पहुंचा है और साथ ही इनसे नकदी रहित और समन्वयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है। अब देखिए डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा, तो इसमें नगद अंतरण होता है। उदाहरण के लिए जैसे पहल, मनरेगा, एनएसएपी, इसमें नगद अंतरण होता है। ठीक है, पहल योजना, पीएएचएल या मनरेगा, एनएसएपी, इसमें नगद अंतरण हो रहा है। इन काइंड ट्रांसफर, वस्तुओं के रूप में अंतरण, सरकार द्वारा मध्यवर्ती एजेंसी की सहायता से व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का अंतरण। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब देखिए इन काइंड ट्रांसफर मतलब या वस्तुओं के रूप में अंतरण, वस्तुओं के रूप में हम पीडीएस के रूप में अंतरण कर रहे हैं। डीबीटी, ये कहा जा रहा है कि डीबीटी योजनाओं का दायरा क्या है? तो एक तो हम नगद में ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे हम मनरेगा या पहली योजना में दे देते हैं, नगद ट्रांसफर होता है। दूसरा वस्तु के रूप में, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस के माध्यम से हम खाद्यान्न दे रहे हैं। और अन्य अंतरण, अन्य अंतरण में क्या है? इसका तहत सरकार से अलग अलग गैर सरकारी कर्जकर्ताओं को अंतरण करना शामिल है। ये गैर सरकारी कर्जकर्ता अंतिम छोर तक अलग अलग सरकारी योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने के लिए मदद करते हैं, जैसे एनएचएम के तहत आशा कार्यकर्ता, आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब। तो ये डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा को हम देख रहे हैं। एक तो नगद अंतरण हुआ, दूसरा हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली जहाँ पे वस्तुओं का अंतरण किया जाता है, और तीसरा हो गया अन्य अंतरण। तो अन्य अंतरण में क्या है कि जो जो गैर सरकारी कार्यकर्ता हैं वो अंतिम छोर तक योजनाओं के लाभ को पहुंचाते हैं और सुगम बनाते हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता हो गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब। तो ये डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा हमने देख लिया। अगला देखते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को समय पर उनके घर पर ही पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए। तो ये देख रहे हैं कि डीबीटी को सक्षम बनाने वाले घटक कौन है? तो एक जैम हो गया, जेएएम,
दूसरा हो गया बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स। तो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या करते हैं, लाभार्थियों को समय पर उनके घर पर ही पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर करते हैं। तीसरा भुगतान बैंक, एनपीसीआई के बारे में हम लोग जानते होंगे, एनपीसीआई। तो इसके चलते देश के दूर दराज इलाकों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार में वृद्धि हुआ है। भुगतान बैंक, मोबाइल मनी, पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कैशलेस लेन देन हेतु व्यापक इकोसिस्टम विकसित करता है, मोबाइल मनी भी है। तो ये जो है डीबीटी को सक्षम बनाने वाले घटक हैं, जैम, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, भुगतान बैंक और मोबाइल मनी। इसके बारे में हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लखपति दीदी योजना के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो वर्ष 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू की थी। लखपति दीदी योजना किसका है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना। लखपति दीदी है तो 1 लाख रुपए साल में कमाएगी, तभी लखपति दीदी कहलाई जाएगी। तो जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह है, उनसे जुड़ी जो महिलाएं हैं, उनको प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है। और ये योजना जो है किसकी पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, ये कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लखपति दीदी योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दृष्टिकोण क्या है कि यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। वुमेन लेड डेवलपमेंट, मोदी जी बार बार बोलते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे होगा, जब वुमेन जो है इकोनॉमिक रूप से वो सशक्त होंगी, तब वुमेन लेड डेवलपमेंट हो पाएगा। और इसी कारण महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शामिल की गई गतिविधियां क्या है, तो महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन का संचालन और उसकी मरम्मत करने जैसे कौशल प्रदान किए जाएंगे। प्लम्बिंग का काम, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन का संचालन जैसे उनको कौशल प्रदान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं। तो एसएचजी गांव आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है। यह आमतौर पर 15 से 20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर बनी होती है। यह प्रकृति में स्वैच्छिक होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में लगभग 12 मिलियन एसएचजी कार्यकर्ता हैं। इनमें से 88% एसजी की सभी सदस्य महिलाएं हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लगभग भारत में 12 मिलियन है और इसमें 88% से अधिक महिलाएं हैं। भारत में एसएचजी की सफलता के कुछ उदाहरणों में केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लूम्स आदि शामिल है। सामूहिक जिम्मेदारी, किसी एसएचजी में समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी का बोध भी कराता है इसमें। जैसे समूह के सभी सदस्य, अब कोई एक सदस्य ऋण लेता है, अब चूंकि उनका कंट्रीब्यूशन प्रत्येक माह होता है, तो उनमें से सदस्यों को कम रेट पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी लाभ उनको प्राप्त होता है। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ कि एसएचजी में जो जैसे केरला में कुदुम्बश्री चल रहा है, बिहार में जीविका, बिहार के बीपीएससी 67 में जीविका को लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ जीविका को टारगेटेड करके। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल और लद्दाख में लूम्स है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, तो ये वित्तीय समावेशन, इसका महत्व किस रूप में है, वित्तीय समावेशन के रूप में। एसएचजी से लगभग 10 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं 10 करोड़ परिवार इसके माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत बड़ा भाग है। महिला सशक्तिकरण, 84% महिलाएं इसमें नेतृत्व कर रही है। क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता के लिए प्रशिक्षण मिलता है इनमें। गरीबी उन्मूलन, द्वितीयक या अन्य गतिविधियों से आय सृजन में सहायक होता है। आय और बचत में वृद्धि, 19% और 28% की वृद्धि हुई है आय और बचत में। कुल ऋण में अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी में 20% की गिरावट आई है। अनौपचारिक क्षेत्र से जो ऋण लिए जाते थे उसमें से अब ये देखने को मिला कि 20% ऋण में गिरावट आई है। अब ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उसी में से एक दूसरे को ऋण प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका महत्व इस रूप में देखिए कितना शानदार इसमें दिया हुआ है। यदि पॉइंट में हम इसको मेंस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण,
गरीबी उन्मूलन, आय और बचत में वृद्धि, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण हिस्सेदारी में गिरावट। ये 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसएचजी को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें। तो पहल कौन कौन सी है ये हम देख लेते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहल। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना DNRLM, ये एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। दीनदयाल अंत्योदय योजना DNRLM 2011 में शुरू हुआ था। ग्रामीण महिलाओं को एसएचजी से जोड़ना और वही सब काम है इनका। ठीक है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVEP, इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता करना हो गया। महिला किसान सशक्तिकरण योजना MKSP, ये भी वही काम करता है, कृषि आधारित आजीविका का निर्माण करता है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये 15 से 35 वर्ष के आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करता है। ये देखिए योजना जो है जेपीएससी के मेंस में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये CDPO में पूछा गया था, CDPO के LSW वाले पोर्शन में पूछा गया था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है, तो ग्रामीण कौशल्य योजना 15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पार्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, और अगला बुमनिया पहल, बुमनिया ने इनिशिएटिव GEM पोर्टल पर अनौपचारिक क्षेत्र से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। और अगला है महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रक योजना, केंद्रीय क्षेत्रक योजना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। इसमें से 2023-24 से 25-26 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित SHG को ड्रोन प्रदान करना ताकि कृषि कार्यों के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा प्राप्त हो सके। तो ये हमारा हो गया टोटल SHG और उनको बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहल है। SHG का महत्व हमने देख लिया। ठीक है, ऊपर में हमने DBT का देखा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो हम इसको कवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब अगला देखते हैं स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना। तो ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम अच्छा ये बस यही योजना है तो इसको हम देख ही लेते हैं, फिर अगले वाले में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज योजना ये क्या है, सुर्खियों में क्यों है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत वित्त वर्ष 2013-14 से नवंबर 23 तक SHG को लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिया जा चुका है। तो बैंक लिंकेज परियोजना है ये। ठीक है, बैंक लिंकेज स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज परियोजना है, तो SHG को लगभग 8 लाख करोड़ रुपया बैंक ऋण दिया जा चुका है। SHG बैंक लिंकेज परियोजना के बारे में जानते हैं। तो बैंक लिंकेज परियोजना बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है। इसकी शुरुआत 1992 में नाबार्ड द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत बैंक को स्वयं सहायता समूहों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देने व बचत खाता खोलने हेतु अधिकृत किया गया था। बहुत बढ़िया, 1992 ईस्वी में नाबार्ड ने शुरू किया था इसको, बैंक लिंकेज परियोजना, स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक लिंकेज परियोजना। तो इसके घटक कौन कौन है, तो सदस्यों को प्रशिक्षित करना। इसके घटक क्या हैं, तो सदस्यों को प्रशिक्षित करना, बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ समन्वय, ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक संख्यों का प्रशिक्षण और पदस्थापना, ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र और SHG का क्रेडिट लिंकेज यानी बैंक से ऋण मिलना। तो कार्यक्रम के तहत विभिन्न चरण का विकास देखते हैं। तो 1990 से 2005 के बीच में नाबार्ड ने SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। RBI ने बैंकों को अनुमति दी कि वे SHG को ऋण दें, हालांकि दिए जाने वाले ऋण मुख्य तौर पर सब्सिडी आधारित थे। चरण 2 2006 से 12 नीतिगत बदलाव के तहत व्यक्तियों को लक्षित करने के बजाय समूह को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बहुत बढ़िया, समूह को ऋण दिया गया। अगला चरण 3 2012 से अब तक DNRLM दीनदयाल उपाध्याय, ये हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था। दीनदयाल उपाध्याय जो है अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था पहले, वही दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में है अभी। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पेशेवर श्रम बल समर्पित व्यवस्था स्थापित की जा रही है।
DNRLM हो गया। ये पूंजीगत सब्सिडी को हटाया गया और ब्याज सब्सिडी की शुरुआत की गई है। संबंधित सुर्खियां क्या है, तो भारत में माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, भारत में सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। तो हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने माइक्रो मैटर्स माइक्रो व्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक संघ है, जो MFN जो है, ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक संघ है। इसे 2009 में स्थापित किया गया था। यह देश के सूक्ष्म वित्त संस्थानों का शीर्ष निकाय है। सूक्ष्म वित्त के से आशय है निम्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों या समूहों की वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जो आमतौर पर किसी कारणवश पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हुए हैं। सूक्ष्म वित्त का जो आशय है उसको उस लिखकर के जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभ नहीं ले पाया उसके लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। और रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं तो NBFC MFI अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं। MFI की सकल गैर निष्पादित संपत्तियों में गिरावट आई है। ये वित्त वर्ष 2022 के 5.6% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 2.7% पर आ गई है। सूक्ष्म वित्त प्रदायगी में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है। इसकी हिस्सेदारी पिछले साल 37.7% थी, जो इस साल घटकर 34.9% रह गई है। तो ये हमारा हो गया माइक्रो फाइनेंस और जो भी SSG और जो ऊपर में हमने टॉपिक किया है ये सारा हमारे ने कवर कर लिया है। अब हम अगले वीडियो होगा उसमें हम राजकोषीय नीति से आगे जो भी चैप्टर होंगे उसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको यदि ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है। और कुछ सजेशन देना चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मुझे कमेंट का इंतज़ार रहता है। थैंक यू वेरी मच।